नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ समीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर तो बनने वाली है जब तहव्वुर राणा यहां भारत में लैंड करेगा दिल्ली में। एक स्पेशल फ्लाइट से उसको लेकर के आया जा रहा है। एनआईए की टीमें और हमारे तमाम और अफसर लोग वहां अमेरिका गए हुए हैं। कल से ये चर्चा है कब आए। अब उसका आने का समय लगभग यही बताया गया था जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उसकी फ्लाइट कभी भी दिल्ली लैंड कर सकती है। तो सबसे बड़ी खबर तो वो हो जाएगी, उस पर हम लोग तफसील से बात करेंगे। उससे पहले आइए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों की ओर लेकर के चलता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने यह बिल पास किया वक्फ संशोधन का, और इसके बाद अब एक किस्म का जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस कैंपेन को चलाया जाएगा। ये पार्टी के कार्यालय से आदेश जारी हुआ है नड्डा जी की तरफ से। तो इसकी कुछ बारीकियां मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं शुद्ध भाषा में एक बीजेपी का मुस्लिम आउटरीच के तौर पर, कि वक्फ को लेकर के जाइए, लोगों को बताइए कि इसमें आपके लिए हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं, और इसमें मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग को अपने साथ जोड़िए। वक्फ संशोधन कानून का ये नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद बीजेपी ने इसे देश भर में जन जागरण अभियान के तहत फैलाने का अब एक प्रयास शुरू किया है। इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को यह बताया जाएगा कि यह कानून किस तरह उनके लिए फायदेमंद है। बीजेपी ने इस अभियान के लिए 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन, राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और अनिल एंटनी ये इस समिति में होंगे। और इस अभियान की शुरुआत आज से दिल्ली में एक विस्तार कार्यालय की बैठक के साथ हो रही है। इसके बाद राज्यों के राजधानियों में जन जागरण अभियान के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने 3 लेवल पर मुसलमानों के बीच इस आउटरीच का प्लान तैयार किया है। प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर प्रोफेशनल्स, इन्फ्लुएंसर्स, प्रभावशाली मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम होगा। बीजेपी युवा मोर्चा को मुस्लिम नौजवानों के बीच इस नए कानून के फायदे बताने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के सारे सांसद और विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम ऐसा एक संवाद कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है। और बीजेपी का मकसद है वक्फ कानून को लेकर गढ़े जा रहे नैरेटिव को तोड़ना। और पहली बार आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम इलाकों में मुसलमान परिवारों तक डोर टू डोर कैंपेन के जरिए भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं हुआ कि आप जाइए और मुसलमानों के बीच में यह मैसेज लेकर के बात कीजिए उनसे। और जैसा मैंने आपको बताया, मुस्लिम कम्युनिटी के इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच, प्रभावशाली पढ़े लिखे लोगों के बीच जाकर के इस बात को बताना है, और उनके जरिए मुस्लिम मासेस में इस बात को भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है, बताना चाहती है कि वक्फ कानून कैसे उन्हीं के फायदे के लिए बनाया गया है और उसमें उनका कितना ख्याल किया गया है। तो अब इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है। एक तो ये अच्छी बात है, एक ऐसा कानून है जिसमें वाकई मुसलमान, गरीब मुसलमान के लिए अगर कुछ प्रावधान है तो उनको पता लगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के बीच एक पॉलिटिकल तरीके से पहुंचना, अपना संदेश पहुंचाना। अब जब वहां जाकर के मुस्लिम इलाकों में बात होगी कि मोदी ने आपके लिए कानून बनाया है, तो मुसलमान और मोदी की बात तो होगी। और ऐसा स्ट्रक्चर्ड कैंपेन बीजेपी ने इससे पहले नहीं किया। बीजेपी की लाइन क्या हुआ करती थी, या मोदी जी क्या कहते थे कि चिंता इस बात की मत करना कि मुसलमान तुमको वोट देता है कि नहीं देता है, अपने कार्यक्रम, सरकार की नीतियां उनके बीच जाकर के बताते रहो। लेकिन यह खुले तौर पर ऐसा आदेश जारी हुआ है जिसमें पूरे देश के अंदर, खासतौर पर मुस्लिम एरियाज में, यह प्रचार प्रसार का काम जो है वो किया जाएगा। त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं इसको आप? अब ये वक्फ पर अनर्गल बातें ना फैलें या मुसलमान को जोड़ा जाए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार के तौर पर सरकार की नीतियों को किसी भी समाज का, विशेष करके जिसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, पहले भी बताना चाहिए। और कानून बनने के बाद भी अगर कुछ विघ्न संतोषी हैं, मान नहीं रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, बेवजह समाज में एक दूसरे के खिलाफ घृणा विद्वेष फैला रहे हैं, कलकत्ता जैसी तस्वीरें भी आ जाती हैं, तो ऐसे में जो पार्टी सरकार में है और जिस पार्टी को उस वर्ग का विरोधी माना जाता है, यानी माना जाता है कि मुसलमान के खिलाफ तो मतलब तैयार ही है भाजपा, हर वक्त वही करती है, जबकि सच बात यह है कि कोई भी ऐसा काम अभी तक नहीं किया है सीधे तौर पर जिसको कहा जाए, जिसको आप कहते हैं कि फलाना जगह उनके नेता ने बोल दिया, धमाका जगह उनके नेता ने बोल दिया, तो कैसे आप उनको कहेंगे? तो भैया ऐसे तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलता है। अखिलेश यादव की पार्टी के लोग ब्राह्मण जाति को लेकर, राजपूत जाति को लेकर, बनिया जाति को लेकर, दूसरी जातियों को लेकर, पिछड़ों में जो है, दलितों में, किसको किसको नहीं बोलते हैं। ये नारे कौन कौन से कितने गंदे गंदे नारे आए, क्या उसके बाद ये कह दिए। लेकिन मुसलमान के सामने भाजपा को खड़ा रखना है।
ऐसे में यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष लेकर उन तक जाए, बहुत बेहतर तरीका है। और मैं ये भी मानता हूं, जो अमित शाह ने संसद में कहा, अब ये कानून बंधनकारी है, तो बंधन आपको कॉन्स्टिट्यूशनली है, लेकिन सोशल फैब्रिक के लिए, ट्रस्ट के लिए, और एक सरकार जो पार्टी सत्ता में है, जिसकी सरकार है, वो पार्टी आपके दरवाजे जा रही है, आपको कुछ लगता है कि ये है तो आप बताइए। और उस पार्टी के लिए भी बनता है कि क्या क्या सोचकर कहा गया है, भले 14-14 घंटे की बहस हुई, फिर से जाकर उनको समझाइए, अच्छा कदम है। देखिए, है क्योंकि कानून मुसलमानों के लिए ही बनाया गया है, जाहिर है कि उन तक पहुंचाना पड़ेगा। अब सौरभ देखिए, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये तो इस सरकार के, जिसको कहें कि एक तरह से उनका मूल है ना, लाभार्थी बनाते हैं तो रोज मोदी जी उनसे बात करते हैं, मुद्रा हुई तो रोज बात करते हैं, तो उनका तो काम ही 3 तलाक। लेकिन मुसलमानों से ऐसी कभी बात करने की नौबत नहीं आई ना। 3 तलाक हुआ तो मुस्लिम महिलाओं को बुला के किया। तो मैं ये कह रहा हूं, भले मुसलमान एक वोट न दे, भले मुसलमान अटल जी के समय से भी शायद कम वोट दे रहा है, भले ही कुछ कुछ भ्रम होता रहता है, लेकिन सरकार का काम है, पार्टी का काम है उनके तक आउटरीच। देखिए, मैं उनका जो प्रेस रिलीज है वो भी आपके लिए, उसके कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स वो पढ़ देता हूं जल्दी से। प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है, प्रदेश स्तर पर क्या करेंगे, मुस्लिम और अन्य समाज के धार्मिक नेता, डॉक्टर, कलाकार, वकील, शिक्षाविद, महिला कार्यकर्ता, मीडिया प्रमुख और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित करके महत्वपूर्ण स्थानों पर टाउन हॉल जो है वो आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करते हुए नागरिक संवाद आयोजित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन के साथ मुस्लिम समाज के प्रमुख व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक का कार्यक्रम किया जाएगा। और मंडल स्तर पर प्रत्येक मंडल में मुस्लिम महिला संपर्क, वो कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। आपको याद आ रहा है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम हुआ हो पहले? मुझे याद नहीं है कि इस तरह का कोई मुस्लिम आउटरीच स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हुआ हो, बल्कि मुस्लिम के साथ आउटरीच पर भी कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ हो, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन अच्छी बात है, मगर मेरे हिसाब से बहुत देर की है। ये जो आउटरीच प्रोग्राम है कि इस वक्त बिल का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, किसके लिए है, ये सारा कार्यक्रम जब वक्फ बिल पास करने से पहले जब चल रहा था, जो पूरा प्रोसेस किया गया था, जिसमें आपने मंगवाए थे कि भाई आपकी क्या राय है, क्या राय नहीं है, जनता की राय क्या है, संगठनों की राय क्या है, उसी दौरान अगर ये आउटरीच प्रोग्राम किया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस बिल को पास कराने के लिए भी हो सकते हैं। और आज नाराज़गी या जो प्रदर्शन दिखाई दे रहा है वो नहीं होता, वो आउटरीच, जिसके लिए अक्सर मैं कहता रहता था कि सरकार जो है अभी तक ये भरोसे नहीं दिला पाई है कि भाई ये उनके फ़ायदे का कार्यक्रम है या बिल है, जिस पर मैंने बहुत बार चर्चा की थी, जिसको लेकर काफ़ी बात हुई। तो ये है कि ये आउटरीच कार्यक्रम आज क्यों कर रहे हैं। आउटरीच कार्यक्रम तो जब बिल पास होने से पहले करना चाहिए था कि क्यों ये बिल जरूरी है, क्यों बिल ये मुसलमानों के फ़ायदे का है। लेकिन अब भी कर रहे हैं तो ठीक है बात कि इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन इसके क्या मकसद है। और उससे भी बड़ी बात, अभी तो मैं सोच रहा हूँ जो आपने नाम दिए, जो संगठन का जो काम है वो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता हुए मुस्लिम नेता अभी जो हैं, शाहनवाज हुसैन साहब और मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो लंबे समय से काम करते रहे और उस दौर में भी काम करते रहे जब मुसलमान शायद भारतीय जनता पार्टी को एक अनटचेबल पार्टी के तौर पर देखता था जी। उस दौरान भी वो करते रहे। उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है कि नहीं किया गया मुझे नहीं पता, ऑफिशियल आपके प्रेस नोट में तो नहीं है उनका नाम। तो ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल करें और दूसरे लोगों को शामिल करके आउटरीच प्रोग्राम बनाए। लेकिन उसमें ज़रूरत क्या है, ये बिल को समझाने की ज़रूरत है। बिल को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल समझ रहा है मुसलमान क्या है क्या नहीं है, कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, पसमानदा के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। आपको ये भरोसा दिलाना कि आप जो काम करते हैं वो मुसलमानों के फ़ायदे का काम है, वो मुसलमानों का संदेश ना देखें, संदेश ना देखें। ये जब तक आउटरीच प्रोग्राम नहीं बनेगा कि आप हम पर संदेह करना, शक करना छोड़ें। आपने सही कहा। और इस कार्रवाई से हो सकता है वो मकसद हल हो। हाँ होगा। आउटरीच से तो कुछ भी होता है, जब संवाद करते हैं तो कुछ तो फायदा होता ही है, बर्फ पिघलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसे भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं कर रही है, इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जमीनी स्तर पर जो लंबे समय से काम कर रहा है मुसलमानों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर बताने के लिए कि भाई किस तरीके से राष्ट्रवादी मुसलमान देश के साथ जुड़े हुए हैं, संघ के साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से मुसलमान इस तरह के जो विचारधारा के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद भी करते हैं, वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा वर्ग मुझे लगता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा
आउटरीच कार्यक्रम पहली बार शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी शुरुआत हुई थी जब 3 तलाक बिल पास किया गया था। उसके बाद महिला मोर्चा ने सारी मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि 3 तलाक उनके फेवर में कैसा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिला मोर्चा ने हर जिले के अंदर मुस्लिम महिलाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसका बहुत सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है भारतीय जनता जो पार्टी बात की। अभी विजय जी ने कही, आप उससे सहमत हैं क्या कि मतलब एक केवल बिल के बारे में बातें करना मकसद नहीं होगा, ये इन टोटलिटी अगर इसको देखें तो बीजेपी मुसलमानों के करीब जाना चाहती है? नहीं, मुझे लगता है कि बिल के बारे में भी बताना जरूरी होगा। जिस तरीके से एक भ्रम क्रिएट किया जा रहा है कि भाई ये बिल पास हो गया है तो अब आपकी जमीनों पे कब्जा होगा, जो आपकी जमीन है वो आपसे ले ली जाएगी, जो आपकी मस्जिद है उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो ये जो भ्रम क्रिएट किया गया, जैसे किसान आंदोलन को लेकर किया गया था, ये भ्रम दूर करने की कोशिश की जा रही है लगातार। अमित शाह जी ने जो जिक्र किया और लोकसभा में जो भाषण रहा है अमित शाह जी का, मुझे लगता है वो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट लोकसभा में अपनी पार्टी की बात इस बिल को लेकर रखी थी। तो मुसलमानों का जो गरीब तबका है वो अपने इमामों के, जो इनके बड़े फतवा देने वाले, उनके बहकावे में आ जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आपकी जमीनों पे कब्जा कर लेगी, आपकी मस्जिदों में कब्जा होगी, आपकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ये लगातार जो डर क्रिएट किया जा रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी अब 2014 से लगातार सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सारी योजनाओं में सबका भागीदारी हो रही है। महिलाओं के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम युवाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए पढ़ाई के लेके उड़ान जैसी योजना प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की, और बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में मुस्लिम महिलाओं के लिए घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीका है बताने के लिए कि भाई जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा, गरीब मुसलमानों को जोड़ने के लिए मुझे स्ट्राइक करिए। एक तो ये कि जो कमेटी बनाई है उसमें बड़ा जो चॉइस ऑफ पीपल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। राधा मोहनदास अग्रवाल जी हैं, उनका लोकसभा का भाषण आप लोग अभी याद कर लीजिए, कोई निकाल कर क्या निकाले, हाँ वही बात लीजिएगा क्या बात उन्होंने कही थी। और गोरखपुर के हैं वो, गोरखपुर के हैं। अनुराग ठाकुर हैं कि नहीं? नहीं, उनका नाम वो 4 लोगों में नहीं है, वो बीजेपी में नहीं है ना अनुराग ठाकुर। दूसरा ये कि ये जो बताया है उसमें कि इन लोगों से मिलिए, तो उसमें डॉक्टर, पत्रकार और इन्फ्लुएंसर सब लोगों का नाम शामिल है। उसमें ये नहीं लिखा है कि आप मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच भी जाइए, उनको बताइए जो सबसे मजबूत कड़ी हो सकते हैं उनके लिए। देखिए अभी विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि शहजाद, वो क्या कहते हैं, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेताओं को भी शामिल करना चाहिए। दरअसल बीजेपी में मुस्लिम नेताओं में अगर आप देखें तो पहले सिकंदर बख्त और आरिफ बेग हुआ करते थे, 2 चेहरे होते थे। उसके बाद लंबे समय तक वो चेहरे चले जनसंघ के ज़माने से, और बाद में फिर शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी चेहरे बन गए। नजमा हेप्तुल्ला भी, नजमा हेप्तुल्ला तो पार्टी से आई थी, वो तो मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, वो तो कांग्रेस से आई थी नजमा हेप्तुल्ला। अब 2 चेहरे दूसरे हैं, अब शहजाद पूनावाला है और जफर इस्लाम है। तो पार्टी में वहाँ मुस्लिम चेहरे मतलब अपने नए पीढ़ीगत के हिसाब से एक परिवर्तन होता रहता है, तो शायद उन लोगों की भूमिका होगी इसमें। देखिए बहुत स्वागत योग्य, मैं तो इस पहल को बहुत स्वागत योग्य मानता हूँ। प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सत्ताधारी पार्टी है। 16 कई मतलब 18-20 राज्यों में तो उसकी और उसके गठबंधन की सरकार, 20 राज्यों में। तो अगर वो एक ऐसे वर्ग को आउटरीच कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि वो उसको वोट नहीं देता या उसके सहयोगियों को भी वोट नहीं देता, तो ये स्वागत योग्य कदम है, उसको करना चाहिए रीच आउट। जो पार्टी देश चला रही है और उसको रीच आउट करना चाहिए, मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल है और इस पहल को आगे बढ़ना चाहिए। वक्त कानून हो या जो भी संदेह हो उनको दूर करना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाए क्या 3C बताते हैं सर? कमिटमेंट, कन्विक्शन और कंटिन्यूटी। वो होनी चाहिए ना, वो तो होनी चाहिए। साथ में एक जो संदेह है उसको दूर करने का मतलब क्या है कि बीजेपी की लीडरशिप उन तत्वों पर भी लगाम लगा है जो बीच बीच में ऐसे संदेह उत्पन्न करवाते हैं। जैसे अभी एक संगीत सोम उत्तर प्रदेश, उनका एक बयान अभी पिछले 4-5 दिन पहले आया, या कभी कोई विधायक दिल्ली का जा करके बाजार में आधार कार्ड चेक करने लगेगा, कभी कोई बीजेपी शासित राज्य कह देगा कि आप नेम प्लेट लगाओ। ये सब जो चीज़ें हैं, या कहीं 5-7 लोग पकड़ कर किसी को मार देंगे, हालांकि वो घटनाएं में कमी आई है, अच्छी बात ये है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं, ऐसे तत्वों पर लगाम लगानी पड़ेगी पार्टी के नेतृत्व को, और अपने नेताओं को भी कहना पड़ेगा भाई ऐसा कोई बयान न दें जिससे कि इसलिए मैंने कहा कि आपको आउटरीच के साथ साथ आपको बीजेपी की एक बड़ी नियत दिखाई दे रही है इसमें कि भाई ना भाई अब मुसलमानों को हमें एलियनेट नहीं करना है। देखिए बीजेपी के नेतृत्व की नियत में मुझे कोई संदेह नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, जो टॉप लीडरशिप है, अगर ये प्रोग्राम आया तो उनकी सहमति से ही आया होगा, उसमें कोई। और चूंकि प्रधानमंत्री की यहाँ बात है, वो तो देखिए जितने इस्लामिक कंट्री हैं विश्व के, सबका नागरिक सम्मान उनको मिल चुका है।
सऊदी अरब, यूएई, आपका कतर, जॉर्डन जो हैं, तो उनकी एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, और ऐसे में अगर आउटरीच की जा रही तो ये एक सकारात्मक कदम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी का वो भाषण याद है, मोदी जी का, जब ये गौरक्षकों के नाम पर मुसलमानों पर हमले हुए थे, तो उन्होंने कहा था, शायद पहला ही टर्म था उनका, उन्होंने कहा था गौरक्षा के नाम पर जो लोग इस तरह मतलब शब्द इस्तेमाल किया था, अराजकता कर रहे हैं, वो उन पर लगाम लगनी चाहिए। बल्कि उनकी तमाम आलोचना भी की थी उन्हीं विदिन हिंदुत्ववादियों ने कि प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलना चाहिए और ये, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था। मुझे लगता है उस तरह के लगाम, उस तरह के लोगों पर रोक लगानी भी जरूरी है, और ऐसे लोगों का महिमा मंडल भी नहीं किया जाना चाहिए जो इस तरह के काम में होते हैं कि मेरे भाई बिल्किस बानो को छोड़ के आए, उनको माला पहना रहे हो, या वो एक मंत्री झारखंड में माला पहना रहे थे। तो ऐसे लोग, ये तो देखना पड़ेगा सर, अब दोनों तरह पे काम करना पड़ेगा कि बीजेपी के लोगों के बीच में भी ये मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बाकी आगे आपको बताता हूं इसकी जरूरत और क्यों पड़ रही है उनको। अभी कांग्रेस पार्टी का 2 दिन का अधिवेशन खत्म हो गया। राहुल गांधी ने भी वक्फ पर बोला, जैसे मोदी जी ने भी परसों वक्फ पर पहली बार बात की, ऐसे राहुल गांधी ने भी की। और राहुल गांधी ने साफ साफ खुलकर कहा कि ये जो सरकार ने बिल पास किया है, ये लोगों की धार्मिक आजादी पर हमला है, ये संविधान पर हमला है। यही बात है, यही वो बात नैरेटिव है जिसको बीजेपी काउंटर करना चाहती है। तो मैं आपको सुना रहा हूं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और उनको जवाब दिया बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने अपने जवाब में बल्कि सवाल पूछे राहुल गांधी से कि आप क्या आप नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जो हमने बदलाव किए हैं इसके परिवर्तनों का लाभ मिले? तो राहुल जी साफ साफ बताएं, सुनिए। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। में तो एक मुसलमानों की या माइनॉरिटी की एक प्रॉपर्टी हड़पने का ये काम हो रहा है, क्योंकि जो भी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड जो डोनेशन देते हैं, मुस्लिम देते हैं, हिंदू देते हैं, और कोई धर्म के लोग भी डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन दिए हो जमीन को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए ही हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमेशा मुस्लिम रहते थे, इस बार भी मुस्लिम लोग ही उसमें रहना, ये हमने वहां पर किया। क्योंकि कोई हिंदू टेंपल में मुस्लिम नहीं रहता, कोई गुरुद्वारा में नहीं रहता, या गुरुद्वारा में दूसरा और कोई नहीं रहता। राहुल गांधी के टिप्पणी के जवाब में मुझे उनसे 3 सवाल करने हैं। राहुल गांधी जी, ये बताइए कि वक्फ की जो 8 लाख से अधिक संपत्ति है, इस पर कोई अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, स्किल सेंटर आदि नहीं बना है गरीब मुसलमानों के लिए या बेटियों के लिए। इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? राहुल गांधी जी, मुझे आपसे दूसरा सवाल पूछना है कि अगर मुस्लिम समाज की जो बेवा हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, विधवा हैं, उनकी तरक्की के लिए वक्फ में सुधार हो रहा है, तो आपको परेशानी है क्या? तीसरा, आजकल आपको ओबीसी का चिट किसी ने पकड़ा दिया है। वक्फ के संशोधन के माध्यम से अगर पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों के विकास की चिंता हो रही है,
तो आपको परेशानी है क्या? बीजेपी पूछ रही है गरीब मस्पांदा मुसलमान का भला हम कर रहे हैं, आपको एतराज है क्या? राहुल गांधी जी बताइए। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला है और आज मुसलमानों पर हो रहा है ये जुल्म और इसके बाद ईसाइयों पर होगा, फिर सिखों पर होगा। बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं, अच्छा किया कि एक तो बहुत ही कहानी कुर्सी की एकदम आज बढ़िया सध गई है। देखिए, पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए आउटरीच कार्यक्रम कर रही, क्योंकि भाई उन्होंने एक कानून बनाया तो कहा कि मुसलमानों तक पहुंचना है। शाहबानों वाले मामले में कांग्रेस पार्टी गई थी क्या किसी के पास? चलो, हिंदुओं के पास तो ये जाते नहीं है, राम मंदिर के खिलाफ हो तो जाते नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है तो जाते नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें तो जाते। खरगे साहब कह रहे हैं कि अब उसमें अल्लाह के नाम पर हिंदू मुसलमान सब जमीन देता है, उसमें गैर मुस्लिम को रख देता है। तो गैर मुस्लिम से जमीन क्यों लेते हो भाई? बंद कर दो ना। अल्लाह को तो नहीं मानता है जो गैर मुस्लिम, कतई नहीं मानता, मान ही नहीं सकता। अब सवाल यह है कि अगर इतना प्रॉपर आपको समझ में आता है कि वो गैर मुस्लिम है, तो फिर सेकुलर नेशन क्यों कहते हो भाई? फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया का ढिढोरा क्यों पीटते हो? तो ये तमाशा बंद करना चाहिए, और इसीलिए मैं इसको फ्रॉड सेकुलरिज्म कहता हूं। और जब फ्रॉड नेशनलिज्म की डेफिनेशन दी जाती है तो उसमें गलत तरीके से चित्रित करते हैं। अब उदाहरण के लिए, दो नेता, एक लोकसभा में इमरान मसूद, राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी। एक ने कहा बोटी बोटी काट देंगे मोदी की, आए तो सही, कितना आउटरीच किया, बताया क्या? और एक इमरान प्रतापगढ़ी जिन्होंने अतीक अहमद को अपना बाप बना लिया था। हाँ, क्या मुशायरे में बोलते थे, अतीक को बहुत तारीफ करते थे अपनी। ऐसे लोग जिनका यही कहां आउटरीच किया? तो ये भी आप मानिए कि जो पार्टी विद द डिफरेंस है, पहली पार्टी है जो हर एक वर्ग के पास आउटरीच के लिए जा रही, और ये कह रहे हैं कि ना वक्फ में गैर मुसलमान से लो, हिंदू से जमीन ले लो, लेकिन हिंदू वक्फ काउंसिल में नहीं। दूसरा, मैंने तो ये देखता हूं कभी कभी मुझे रश्क होता है कि कितना आसान काम है ना नेता का, वो फाइन प्रिंट में जाना ही नहीं है। ये आक्रमण एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और धार्मिक आजादी के खिलाफ है, पीरियड। भाई इतना बोल दिया उन्होंने, बात खत्म हो गया। अब आप पढ़ते रहिए कानून, उनको थोड़ी पढ़ना है अंदर क्या है। आर्टिकल 40 हटाया था, तो आर्टिकल 40 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जगह तय करेगा कि ये जमीन मेरी, आदमी भेजेगा कि ये सत्यापन करेगा और उसके बाद वो खुद ही अपना सत्यापन स्वीकार कर लेगा और जमीन उसकी हो जाएगी। ये धारा हटाई गई, तो इसको आप एंटी डेमोक्रेटिक मानते हैं, या वो धारा खुद एंटी डेमोक्रेटिक थी? वक्फ बाय यूजर का कह दिया कि पीछे से लागू नहीं होगा रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर, तो ये एंटी डेमोक्रेटिक है, या कर देते तो एंटी डेमोक्रेटिक होता? लेकिन राहुल जी ने कह दिया कि संविधान पर हमला, मुसलमानों पर हमला। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वह कानून पर, पार्लियामेंट में भी यही सब बातें कही गई हैं जो राहुल जी ने बाहर कहा है। पार्लियामेंट में बोलने वालों ने थोड़ा अपने तरीके से उसमें आर्टिकुलेट किया, चाहे वो गौरव गोगोई हो या इमरान मसूद हो, वो राहुल जी उतना आर्टिकुलेट नहीं कर पाए, वो तो स्टैंड है पार्टी का। लेकिन जो मुख्य बात है जो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी बार बार कह रही है कि 2013 का काला कानून, तो भाई उस काला कानून बनाने में बीजेपी भी तो साथ थी, सर्वसम्मति से पारित हुआ था। सारे आर्टिकल जो हटाए गए हैं जब लागू हुए थे तो बीजेपी ने भी साथ दिया। ये इस बात का उल्लेख नहीं कर रहे हो, जो कहना चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक बात है, वो यही मैं कह रहा हूँ ना, वो ना पार्लियामेंट में किसी ने कहा ढंग से, और ना राहुल गांधी कह रहे हैं, ना खरगे साहब कह रहे हैं कि जिस कानून को आपने बदला है वो तो आपने भी मिलकर बनाया था, सर्वसम्मति से पास किया था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का होमवर्क बहुत कमजोर है। आप अपने स्टैंड को रखिए जनता के सामने, लेकिन क्लैरिटी के साथ रखिए ना, स्पष्टता के साथ रखिए। तो वो स्पष्टता आप नहीं दिखा पा रहे हैं, और जो आपको दिखानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, पुराने बयानों पे आप जाएंगे तो तमाम सारे नेताओं के, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के पुराने बयान लेकर के फिर आप बहस पे चले जाइए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने उनको अपने बाप कहा था, या इमरान मसूद ने नेता मोदी जी के बारे में कहा था, तो उसकी सजा भी हुई थी, उनको मुकदमा भी हुआ था उनके ऊपर। फिर बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान निकाल लीजिए जो आज शिखर पर हैं, मैं नाम क्या लूँ किसका, और अभी लोकसभा चुनाव का बयान निकाल लीजिए। आज आप आउटरीच कर रहे हैं, उसके पहले आप कपड़ों से पहचानते थे। तो ये सब भी तो है ना, तो पुराने बयानों को लेकर के आप किसी का मूल्यांकन करें। चलिए ठीक है सर, राहुल गांधी के इस बयान पर आगे मैं विजय जी और समीर जी की राय लूंगा। आपको बता दूं कि मुस्लिम संगठनों ने भी, जैसे बीजेपी स्ट्रक्चर्ड आउटरीच कर रही है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटेस्ट प्लान बनाया है। उसके तहत अगले 1 महीने तक देश भर में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे, और आज से उसकी शुरुआत हो गई है।